जम्मू के पास परमंडल में बसा एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है बीरपुर। और इसी बीरपुर की खूबसूरत वादियों में रहते हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार रविंद्र जम्वाल जी, जिनका जन्म इसी गांव में 1 नवंबर सन 1960 में हुआ। रविंद्र जी म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स जम्मू से ग्रेजुएट हुए सन 1986 में और पोस्ट ग्रेजुएट हुए महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से सन 1988 में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ सन 2009 में फॉर लॉन्गेस्ट इंस्टॉलेशन ऑन फ्लोटिंग वाटर। इन्हें डोगरा रत्न अवार्ड मिला सन 2013 में। नेशनल लेवल पे इन्होंने 6 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस सन 1994 में की। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने 15 पेंटर्स और 2 मूर्तिकारों के साथ नेहरू सेंटर लंदन में सन 2015 में पार्टिसिपेट किया। 2 इंटरनेशनल कैंप्स, 20 नेशनल कैंप्स, 15 स्टेट एग्जीबिशंस के साथ साथ कई कैंप्स किए हैं रविंद्र जम्वाल जी ने। लखनपुर, जो कि यूटी का एंट्री पॉइंट है, वहाँ से लेकर कश्मीर तक इनके द्वारा बनाई गई कई विशाल मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरी मेटल कास्टिंग की फर्नेस है सारी। तो
इसको जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी मेटल मेल्ट होती है, मतलब काफ़ी कोयला लगता है और भड़ोर लगते हैं, और यहाँ पर क्रूसिबल के बीच में वो मेटल मेल्ट होती है, जो कम से कम हमारा 1000 टेम्परेचर के ऊपर वो हम मेल्ट करते हैं। फिर इसी जगह के ऊपर हमारा इसके बाद यहाँ पर हमारी फर्नेस बनी होती है, एक जो भट्टी, जो 5-6 दिन हमारा वो जो मोल्ड होते हैं हमारे वैक्स के बाद ब्रिक पाउडर लगता है, उसके ऊपर प्लास्टर पेरिस और सारा कोर भर के उसके ऊपर हम यहाँ भट्टी काफ़ी बड़ी बनती है, और 3-4 दिन लगातार हमारी वो लकड़ी जो यूज़ करते हैं उसके बीच में। तो वो आप मतलब इसके लिए पूछ रहे थे ये कौन सा मटेरियल है, ये ब्रिक पाउडर और प्लास्टर पेरिस है, उसकी रेशो दोनों मिला के हम जो वैक्स के ऊपर मोल्ड के ऊपर लगाते हैं वो ये वाला वो मटेरियल। तो इसको हमने फिर वो सूखा जो होता है वो उसको ड्राई वो प्रिजर्व करके रखते हैं इसको आगे यूज़ करने के लिए। तो ये आप भट्टी के बारे में कुछ बता रहे थे कि इसके साथ भी कुछ काम किया जाता है। हाँ, यहाँ पर तो भट्टी जैसे ये देखे चेन पुली है ये, इससे हम बड़े बड़े मोल्ड जो हमारे 5-6 क्विंटल के मोल्ड बन जाते हैं, वो मैनुअल उसको उठाने में काफ़ी रिस्की होता है। तो हमेशा यही रहता है कि लेबर को कहीं लग नहीं जाए, उसके कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है उससे। तो हमने उसके लिए थोड़ा इजी करने के लिए कि ये चेन पुली लगा देते हैं, उसको उठा के जो भट्टी के बीच में रखते हैं। तो जब उठानी है तब भी यही काम करती है और उसके लिए भी। और आजकल थोड़ा सा जो मेटल कास्टिंग करते हैं हम, क्रूसिबल को भी हैंग करने के लिए कि मैनुअल ज़्यादा लोग लगते हैं तो थोड़ा कम मतलब वो करने के लिए यही जो चेन पुली है वो उसको उठा के रखती है क्रूसिबल को। तो जवाब साहब, आज की तारीख में कोई नया प्रोजेक्ट आपका चल रहा है? हाँ, प्रोजेक्ट मतलब चल रहे हैं इस समय काफ़ी। मैं मेटल के तो चल रहे हैं काम, 2-3 काम है इस समय, लेकिन जो मैंने देखा कि उसके अलावा जो मैं बोलने वाला था कि एक काफ़ी बड़ी एक्टिविशन कर रहा हूँ मैं, जिसमें अपने कल्चर को भी दिखाऊंगा, अपने डोगरा कल्चर को, फिगरेटिव काम भी होंगे, और मेरे जो मेन है जो क्रिएटिव काम है वो भी मैं उसमें करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं उसकी डेट नहीं बता सकता कि कब, लेकिन बड़ी जल्दी वो वाली एक्टिविशन करने वाला हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर जम्वाल है। मैं एक स्कल्प्टर हूँ, जो मतलब जिसको मैक्सिमम लोग समझते हैं मूर्तिकार, और इसी गांव में बीरपुर में ही पैदा हुआ हूँ। यहाँ से क्वालिफ़िकेशन मेरी 10th क्लास तक मतलब जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद फिर मैं BFA करने जम्मू गया। सर, जिस तरह से आज सिर्फ आपको जम्मू में नहीं, आपके गांव में ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पे भी आपको जाना जाता है, तो कैसा रहता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको लोग बुलाते हैं कि वो देखिए एक मूर्तिकार आ रहा है जो जम्मू का रिनोन जो है वो पर्सन? देखिए, अभी मैं उस काबिल तो नहीं समझता कि मुझे लोग बाहर जानते हैं, लेकिन इतना सारा ज़रूर है कि जम्मू में काफ़ी स्टैचू लगने से मेरा जम्मू के लोगों को, वो भी सभी को नहीं, मतलब काफ़ी हद तक लोगों को पता है कि ये जम्मू का एक लोकल मूर्तिकार है। तो रविंद्र जी, हर इंसान जब बचपन में स्कूल में जाता है तो उसको काफ़ी चीज़ों में रुझान रहता है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं पायलट बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, और पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। तो आपका रुझान एक मूर्तिकार की तरफ कैसे है? हाँ, ये मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा अपने बारे में कि मेरे पापा जी आर्मी में कैप्टन थे। फैमिली में कोई एक ब्रदर मेरे जो मेरे से बड़े, वो ड्राइंग टीचर भी थे, उनकी ड्राइंग भी अच्छी थी वो। लेकिन इस फाइन आर्ट से और एक ड्राइंग टीचर का एक इंटायरली डिफरेंट मतलब उसमें एक वो लाइन आ जाती है उसमें। तो मैं बेसिकली सही बताऊं कि घर में कोई आर्ट का कोई ऐसा या गाँव में कोई माहौल नहीं था इसमें। लेकिन मेरे पापा जी के पास 2 मैगज़ीन, रशियन मैगज़ीन आती थी, एक सोवियत लैंड और एक सोवियत नारी। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया तो उन 2 मैगज़ीन से, पता नहीं क्या बात थी, मुझे स्कल्प्टर बनना था। जो रशियन स्कल्पचर उसमें आते थे वो मैगज़ीन में, वो मुझे इम्प्रेस करते थे, मेरे दिल को छू लेने की बात होती थी वो। ये कोई पता नहीं मुझे स्कल्प्टर, हाँ मैं लैंडस्केप थोड़ी वो ड्राइंग कर देता था कभी बैठ के, कोई पता नहीं था ये ऑयल कलर है, वाटर कलर है, क्या था वो, घर में जो भी कलर मिला वो मैं कर लेता था। लेकिन जो मेरा स्कल्पचर की बात, वो मेरा फाइन आर्ट कॉलेज जाने के बाद ही वहाँ से शुरू हुआ। तो
जब मैं शुरू से बात सुनाऊँ कि 9th और 10th में जब पहुंचा था तो मेरे टीचर थे जगदीश सिंह जी। उन्होंने मेरी ड्राइंग देखी, जब भी देखते थे तो वो काफ़ी इम्प्रेस होते थे कि तेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। लेकिन उस समय इतना ये नहीं पता था कि फाइन आर्ट कॉलेज में जाना है। तो 10th में हमारे एक बोधराज सर थे टीचर, वो मेरे गांव में एज ए टीचर आए। उस समय हॉबी क्लासेज चलती थी, वो भी वहाँ फाइन आर्ट में वो ट्रेनिंग लेते थे। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा तो बोलने लगे कि हाँ जी तेरा काम अच्छा है, तो तेरे को फाइन आर्ट जाना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा एक मुझे ऐसे हो गया कि मुझे जाना है, मेरा ड्राइंग मेरी अच्छी है, अगर सभी बोल रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तो 2 साल मैंने मैट्रिक करने के बाद समझो कुछ नहीं किया, बस यही था कि अगर बनूंगा तो आर्टिस्ट बनूंगा, नहीं तो मुझे लगता कि मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। 9-10 में ही आपने ये सोच लिया था कि आपको आर्टिस्ट ही बनना है। आर्टिस्ट मीन्स मुझे कुछ करना है, मतलब आर्ट फील्ड में कुछ करना है। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं इसके बगैर और कुछ कर भी नहीं सकता था लाइफ में। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सिर्फ मतलब आर्ट के लिए बनाया था भगवान ने। तो उसके बाद मैंने फाइन आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले ली। और आपको बताऊं कि मैं फ़ोटो बनाए थे, जितने भी पेंटिंग की थी, पेंटिंग ही बोल सकते हैं, कॉपी वर्क किया था। तो जैसे ही एंटर किया मैं, विद्या रतन खुजरिया जी योगुड़ा के वो मेरे टीचर थे उस समय। तो जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू में 1 महीना में लेट हो गया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कब एडमिशन मिलती है कब होता है। तो जैसे ही मैं हो गया एडमिशन के लिए, तो उन्होंने देखा, फिर क्रॉस मतलब क्वेश्चन कोई पूछे कहाँ से है तो मतलब तेरा क्या मतलब आर्ट के बारे में, तो मुझे कुछ नहीं पता था कोई भी आर्ट। मैंने कहा कि मैं बस ये मैंने काम किया है। तो कहते बस जैसे ही देखा उन्होंने, जा क्लास में बैठ, तो लेट हो गया तो काम कर। बस वहाँ उनकी गाइडेंस, और उसके बाद 2 साल में पेंटिंग, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, और वहाँ सब कुछ 2 साल करवाते हैं। तो उसमें मेरा आस्ता आस्ता मेरा एक क्ले मॉडलिंग की और मेरा रुझान, जो मेरे टीचर भी राजेंद्र टिक्कू जो पद्मश्री हैं इस समय, उन्होंने मेरा देखा तो काफ़ी मेरे ऊपर वो इंटरेस्ट लेने लगा। और मुझे भी खुद लगने लगा कि मेरा क्ले मॉडलिंग में, जो स्कल्पचर में मेरी मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पेंटिंग में मेरा बस वो करना, और मतलब लगता था इसमें मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। जमाल साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि टिक्कू साहब में आपने एक आर्टिस्ट देखा, टिक्कू साहब से पहले जो आपने गुरु बताए, उन्होंने आपने एक आर्टिस्ट देखा जिन्होंने आपसे ये कहा कि आप लेट हो गए हो, जाके क्लास अटेंड करो। लेकिन उन गुरुओं से सबसे बड़े होते हैं आपके पेरेंट्स, जो कि घर में होते हैं, जो 24 में से मतलब लगा लो कि 17-18 घंटे आपकी सराउंडिंग में ही रहते हैं। उनकी तरफ से कैसी सपोर्ट किया? मैं नितिन जी आपको बताऊं कि मैं कई बार इंटरव्यू में बोल चुका हूं, कई बार, कि शायद मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसको जितनी सपोर्ट घर से मिली, सिर्फ घर से फैमिली की सपोर्ट मिली। जबकि फादर आपके आर्मी में पापा जी और दोनों ब्रदर मेरे, फैमिली से जितनी मुझे सपोर्ट मिली, कोई भी आर्टिस्ट ऐसा लकी नहीं हो सकता जिसको सपोर्ट इतनी मिली हो। आज अगर मुझे कोई 2 लोग जानते हैं जहाँ मैं कुछ मतलब मेरी आर्ट फील्ड में कंट्रीब्यूशन हुई, तो ड्यू टू मतलब मेरी जो फैमिली है उनकी वजह से। और आज तक वो मेरी उसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, वो दोनों ब्रदर। तो ये मेरे लिए सबसे एक बड़ी। उसके बाद फिर अभी जो मेरी मिसेज जो भी सरपंच भी है गांव की, लेकिन वो मेरा काफ़ी इस समय मेरा 70% जो मेरा आर्ट फील्ड में जितना भी काम है आर्ट का करना है। लेकिन उसके अलावा और जो मेरा सारा कंप्यूटर, जैसे मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, ऑफ़ करना नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर जितना भी वो काम है वो सारा वही करती है। तो वो भी एक बहुत बड़ी मेरे लिए सपोर्ट की बात। जमाल साहब, एक आपसे वो सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि टिक्कू साहब की तरफ से भी आपको जो है आर्टिस्ट आपने देखा गया, पेरेंट्स की तरफ से आपने बताया कि शायद आप एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें इस सपोर्ट मिली। लेकिन अब बात आ जाती है आपकी वाइफ की तरफ, ठीक है। एक आर्टिस्ट जो है उसे अपना काम करने के लिए मेंटली पीस चाहिए, जो दुनियादारी भूल जाता है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तो उनकी तरफ से कैसी सपोर्ट होती है? क्या उन्होंने कभी बोला कि आप पूरा दिन अपनी वर्कशॉप में रहते हो और भी सारे काम हैं, तो उनकी सपोर्ट कैसी है? नेवर, कभी आज तक मतलब मेरा 20-25 साल होने को आए हैं मेरी मैरिज हुई, लेकिन मैं कई बार मतलब लोगों को ही बोलता हूँ कि अगर कोई इलिटरेट ऐसे कोई मेरी वाइफ होती तो मेरे काम के ऊपर जो बाउंस मीन्स मतलब ये क्या कर रही हो,
आप स्टूडियो में रहते हो, आप 1-1 बजे तक काम करते रहते हो, मैं कुछ भी बोलती, तो शायद मेरा जो मैरिज पीरियड था वो 2-3 महीने से ऊपर नहीं करता, क्योंकि मुझे सबसे, अगर आज तक दुनिया में सबसे अगर कोई प्यार है तो अपने आर्ट से है। तो मेरे आर्ट में कोई इंटरफेयर करे या कुछ तो मैं कभी भी बोलूँ, लेकिन मिसेज की तरफ से वाइफ ने जो मुझे इस फील्ड में क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और उसको वो जानती है 1 बजे रात को ये काम कर रहा है तो इसको चाय की ज़रूरत है, तो वो चाय उस समय आएगी। इसको किसी की मतलब इस समय टेंशन में है तो मेरी हर टेंशन का वो एक उसके पास है। यानी कि ओवरऑल हम ये कहें कि टीकू साहब से लेकर आपके पेरेंट्स से लेकर आपकी वाइफ से लेकर आपको जो है फुल सपोर्ट मिली Full। आपके आर्ट को लेकर, किसी किस्म की कोई बीच में दिक्कतें नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं अब है। जवाब साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा आप देखिए, अगर मुझे लगता है कि आर्टिस्ट काम करे तो अचीवमेंट्स मतलब उसकी जो अवार्ड वगैरह या ये सारा पब्लिसिटी ये ऑटोमेटिकली उसके हाथों में आ जाएगी। मुझे एक बार हम रियासी में मैं और बलवंत ठाकुर जी, जिनका नाम मुझे सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है, दुनिया जानती है, तो हम इकट्ठे जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो उन्होंने मुझे बोला था, जम्बाल साहब, अगर आदमी दिल से काम करे किसी भी फील्ड में तो ये जो अवार्ड होते हैं ना, ऑनर होते हैं अवार्ड, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। तो बस वही मैं दिन रात काम करता रहा और दिल से सच्चाई से काम मैंने आज तक किया। तो अचीवमेंट्स अब मुझे अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए कि मेरी क्या क्या अचीवमेंट हुई है क्या नहीं, तो वो सारा जैसे जवाब साहब आप स्टेट अवार्ड भी आपको मिला है, ग्लोरा रत्न भी आपको मिला है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम शायद आया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो सफ़र कैसा आपका था? देखिए, खासकर मतलब जो अभी नेशनल अवार्ड भी मिल रहा है सारे, ठीक है डॉक्टर, जो मैं लिम्का बुक अवार्ड की बात आपको सुनाने लगा हूँ कि मैं वो गिनीज बुक के लिए कर रहा था काम, लेकिन बदकिस्मती थी मेरे स्टार उस समय मेरे साथ नहीं थे। मैंने 1 किलोमीटर अपना क्रिएटिव आर्ट जो फ्लोट करना था एक ये नहर में, तो वो क्या हुआ कि कर रहा था मैं, काफ़ी तैयार था सारा, लेकिन ऊपर से ना कुछ काफ़ी झाड़ियाँ और उसमें नहर में आ गई, तो जिसकी वजह से मेरा कोई आधा किलोमीटर वो एरिया जो था वो सारा उसके साथ ही बह गया, तो रह गया मेरा कोई आधा किलोमीटर से भी कम रह गया। तो उसकी वजह से मुझे लिम्का बुक रिकॉर्ड में आना पड़ा, लेकिन काफ़ी मुश्किल पड़ी उसमें। बाकी मेहनत कर रहा हूँ, काम हो रहा है। तो जवाब साहब उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी मेहनत से जल्दी आपको पद्मश्री भी सम्मानित किया जाएगा? देखें, मेरा काम है सिर्फ काम करना, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आज भी इस एज में भी मैं 12-13 घंटे काम करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि रोज़ 12-13 या 14 घंटे, कभी कभी 18 घंटे भी करता हूँ, तो कभी 10 घंटे भी करता हूँ, कभी कोई दिन होता है नहीं भी करता हूँ, लेकिन अगर मैं एवरेज आज भी निकालूँ तो 12 घंटे मेरा काम मतलब कंटिन्यूसली मेरा होता है दिन में। तो बस मेरा कि मैं कर्म करने के ऊपर विश्वास रखता हूँ, बाकी आगे क्या वो भगवान के ऊपर। जवाब साहब, जैसे कि आपने बताया आप बड़ी पहना के अंदर हीरपुर के छोटे से गांव में आप रहते हैं और वो मूर्तियाँ भी हमारे दर्शक ज़रूर देखेंगे जो आपने बनाई हैं, जिनमें मतलब किसी किस्म की कोई कमी नहीं आपने रहने की। लेकिन जो लोग जम्मू में रहते हैं, जो आज की जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो जनरेशन भी अगर आपकी तरह ये काम सीखना चाहे तो वो आपको किस तरह से अप्रोच कर सकती है, और अगर अभी तक किया भी है तो क्या आप उनको ट्रेन कर रहे हैं? देखिए, यहाँ गांव में रह के तो वो आदमी सोच भी नहीं सकता कि कोई मेरी और कोई आएगा आर्ट सीखेगा, क्योंकि जो मेरी कंडीशन देखते हैं, सारा डस्ट से भरा हूँ, फटे हुए कपड़े डाले हैं, दिन रात काम करता हूँ, तो कौन सा बच्चा ऐसा होगा कि वो मेरी तरह काम करेगा और कहेगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन को तो रात में ही एक अमीर बनने की है, शोहरत मिल जाए, एकदम मीडिया आ जाए, सारा ये बड़ा लंबा सफ़र है आर्ट फील्ड का। ये वो नहीं है, शॉर्टकट इसमें है ही नहीं कि आपने जंप लगाया और एकदम किसी चढ़ाई पर चले गए, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। तो वो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन में टैलेंटेड है, आज की जनरेशन बहुत टैलेंटेड है। मैं कहता हूँ, मैं हम वीरपुर स्कूल से पढ़ के निकले, तो अगर यही स्कूलिंग कोई अच्छी होती तो हम आज पता नहीं और कहाँ होते, मतलब इतना जो आर्ट था मेरे पास। तो जनरेशन के पास नहीं पढ़ी लिखी है सब कुछ, लेकिन शॉर्टकट मत है ये इनके पास वो
तो कॉलेज की बात है, कॉलेज में मैंने 18-20 साल सर्विस की। वहाँ जितना भी सिखा सकते थे उनको टीच कर सकते थे, हमने किया। तो लेकिन ये मुझे कमी लगी कि शॉर्टकट है आजकल के बच्चों में, वो थोड़ा सा उनको सुधारना होगा। तो जवाल साहब, मैं अभी आपके घर की तरफ आ रहा था तो एक बड़ा माहौल, पीस सा माहौल जो है देखने को मिला। पूरी सराउंडिंग में जो है लैंडस्केप्स हैं, पहाड़ियाँ हैं और मंदिर हैं, जिससे मतलब एक लगता है कि एक बड़ा पीस सा माहौल यहाँ पर है। तो ये वीरपुर जैसे गांव में रहकर काम करना और वीरपुर के जो लोग हैं उनकी तरफ से आपको किस तरह की सपोर्ट है आपके इस पूरे सफर? देखिए, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि उसमें अगर मैं बोलूँगा तो हो सकता है बहुत सारा गांव मेरे आगे नाराज़ रहता है, और भी ज़्यादा मेरे ऊपर दुखी होंगे वो, कि मुझे सपोर्ट मिली सिर्फ अपनी फैमिली की। बाकी अगर बोले, जहाँ कुछ बड़ी देर पहले कुछ मेरे कज़न, मेरे फ्रेंड्स एक दो थे जो काफ़ी, उन्होंने जब मैं नया बड़ौदा से मास्टर डिग्री करके आया तो उस समय सपोर्ट उनकी थी। लेकिन आस्ता आस्ता मेरे और उनके विचारों में काफ़ी एक डिफरेंसेस होते गए, फ़र्क पड़ता गया, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर से आया था करके डिग्री, फिर रोज़ दिल्ली जाना, एग्जीबिशन बाहर होना, तो मेरा विजन थोड़ा थोड़ा मतलब इनसे डिफरेंट होता गया। तो जो ये रूढ़िवादी थे, जो इनमें आज भी जो मेरे कुछ ऐसे लोग हैं, उनको बस ढोल बजाना और उसके वगैरह कुछ नहीं, किसको बाइकाट करना है, किसको आज मतलब कोई इंटरकास्ट मैरिज हो गई तो उसको छोड़ना है, और आर्ट की तो बात छोड़ो, मतलब कोई गांव की डेवलपमेंट जो भी होगी उन लोगों के लिए एक पता नहीं क्या परेशानी, क्या मुझे आज तक समझ नहीं आई। बस उनका आज भी विज़न वही है, नालियाँ, रोड, ये गलियाँ बनाना, बस इससे ऊपर कभी नई जनरेशन के लिए उनके पास सोच ही नहीं है कोई। वो मुझे यहाँ रह के दुख होता है। और कुछ ऐसे हैं जो जैसे इनकी सोच अभी भी, कोई किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो उसको बाइकाट करो, उसको करो। और सबसे बड़े दुख की बात है कि अच्छा, फिर मैं उन लोगों का साथ देता हूँ कि यार मतलब दुनिया चांद पर चली गई, दुनिया कितनी दूर कहाँ पहुँच गई, क्या सोचोगे आप? आज भी वही तालाब और ये दुकानें और डंगे, जहाँ बैठ के आप जो सोचते हो, इससे बाहर निकलो थोड़ा। तो वो बातें इनको मतलब अच्छी नहीं लगती, इसलिए मतलब मैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल यहाँ पर इस समय हूँ। हाँ ठीक है, हवा बड़ी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन एक आर्टिस्ट को, मैं कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट को हमेशा सिटी में ही काम करना चाहिए, जहाँ कोई ऐसा जंगल, जहाँ कोई भी नहीं हो, ऐसी दो जगह, ऐसी इन बिटवीन जो ऐसी जगह होती है, यहाँ कभी भी आर्टिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। मैंने किया, लेकिन मुझे पता है कौन कौन सी कठिनाइयों से मैं मतलब निकला और निकल रहा हूँ अभी भी। चलो उम्मीद करेंगे जवाब साहब आप इन कठिनाइयों से जल्दी निकले। जवाब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जम्मू शहर में जितनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ हैं वो आपके द्वारा बनाई गई, तो थोड़ा मेंशन करेंगे वो कौन कौन सी प्रतिमा है और कौन कौन से चौक में? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं 88 में आया तो मेरा जनरल जोरावर सिंह जी का एक बस्ट जो 4.5 फुट का जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम जहाँ सुंजमा में वो लगा है, तो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ था। उसकी एक काफ़ी अभी हमारे डोगरा आर्ट म्यूज़ियम मुबारक मंडी में भी लगी है, वो सबसे पहले मेरा काम था। तो बस उसके बाद जनरल विक्रम सिंह जी का, महात्मा गांधी जी का, मियाँ डीडो, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, महाराजा हरि सिंह पार्क में जो लगे हैं बैठे हुए, जनरल जोरावर सिंह जी का यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, फिर महाराजा गुलाब सिंह जी का अभी 20 फुट का स्टैचू जो लगा लखनपुर में। तो काफ़ी और भी अगर सारे आने वाले समय में और उम्मीद कर सकते हैं हम कि इससे भी कोई यूनिक चीज़ आप हमारे जम्मू वासियों को देने वाले हैं? देखिए, वो कलाकार के हाथ में कुछ नहीं होता, वो तो गवर्नमेंट अगर काम देगी, जैसे स्मार्ट सिटी इस समय बन रही है, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सोचें कि कैसे कैसे काम नए लगने चाहिए वहाँ, तो मेरी एक मतलब गवर्नमेंट को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं कहता हूँ जितने भी स्टैचू सिटी में लगे हैं, बहुत सारे हो गए स्टैचू, अभी नए कुछ क्रिएटिव वर्क लगाने चाहिए, वो या फिर कल्चर को लेके, हमारी जो हेरिटेज है उसको लेके हमने स्कल्पचर लगाने चाहिए।
तो जब क्रिएटिव स्कल्पचर लगेंगे अगली जनरेशन को भी टाइम लगेगा। जो आगे हमारे आर्टिस्ट निकल रहे हैं, अगर काम नहीं निकलेगा, लोग क्रिएटिव वर्क की और नहीं सोचेंगे, तो जो हमारे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पार्क हैं हमारे, उनमें काम लगने चाहिए उनके लिए। तो जमाल साहब, जैसा कि आपने बोला कि गवर्नमेंट को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो है ये मौका जो है आज की जनरेशन को देना चाहिए और आपको भी अप्रोच करना चाहिए और आप जो है जम्मू वासियों को नई चीज़ें देंगे। तो लेकिन अगर आप फिलहाल की हम अगर बात करें तो किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं शायद उस प्रोजेक्ट के बारे में इतना खुल के नहीं सुना सकता, लेकिन एक ज़रूर है कि काफ़ी एक बड़ी एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ मैं थोड़े दिनों में। तो क्या वो जम्मू में ही करेंगे या आप अपने नहीं, वो वीरपुर मैं में अपने वीरपुर में ही करूँगा। और ख़ासकर मैं एक बात बताऊँ कि मैंने आज तक जितनी भी एग्जीबिशंस की हैं वो अपने वीरपुर में ही की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई बड़ी डिग्निटीज़ अगर कोई आए तो मेरे वीरपुर में ही आए और मेरे वीरपुर का नाम हो। मैंने अपने से काफ़ी कोशिश की, मैं कहाँ तक कामयाब रहा नहीं रहा वो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने आज तक यही किया कि जो भी आए वीरपुर में मेरी एग्जीबिशन का इनाग्रेशन करे। तो अभी करने जा रहा हूँ मैं एक एग्जीबिशन, देखते हैं। तो जमाल साहब, हमारे चैनल के माध्यम से हमारी आज की एलजी गवर्नमेंट को और आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज दें? देखिए, जनरेशन को मुझे लगता है कि जैसे वही पहले मैंने आपको बोला कि एक शॉर्टकट जो मेथड है वो मतलब उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। वो कि मैं किसी भी फील्ड में देख रहा हूँ मैं आजकल बच्चों को कि शॉर्टकट बनने की बड़ी बड़ी एक मतलब कोशिश कर रहे हैं वो। और अपने जो मेन मैसेज देता अपनी कंट्री से प्यार करें। जैसे फिर वही कोई ले आएगा कि पॉलिटिशियन मत है ये ऐसे। मैं चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी इस समय अपने उस कंट्री को लेके और जैसे उनके अंदर है एक कंट्री बस कैसे डेवलप करे क्या, तो हर आदमी को एक ईमानदारी पहले और अपनी कंट्री के लिए सोचें। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी मैसेज यही है।